आज्ञाकारी नौकर। एक दिन अकबर और बीरबल घुड़सवारी करते हुए बैंगन के खेतों से गुजरे। अकबर बोले, बैंगन कितना बदसूरत दिखता है, इसका स्वाद भी कितना बेकार होता है। बीरबल बोला, हाँ जहांपनाह, मुझे भी बैंगन बिल्कुल पसंद नहीं है। कुछ दिनों के बाद अकबर और बीरबल खाना खा रहे थे। खानसामा बैंगन की सब्जी लेकर आया। उसे खाकर अकबर बोले, क्या बात है, ये बैंगन की सब्जी तो बहुत ही स्वादिष्ट है। बीरबल ने उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, स्वादिष्ट है, हाँ जहांपनाह, ये तो बहुत ही। ये सुनते ही अकबर बोले, परंतु अभी 2 दिन पहले तुमने कहा था कि तुम्हें बैंगन बिल्कुल पसंद नहीं है। बीरबल मुस्कराते हुए बोला, महाराज मैं आपका नौकर हूँ, मेरी वफादारी बैंगन की तरफ नहीं, आपकी तरफ है। बीरबल के इस चुलबुले जवाब पर अकबर हंसे बिना ना रह सके। वफादार माली। एक बार अकबर शाही बागीचे में टहल रहे थे, तभी एक पत्थर से ठोकर खाकर वो गिर गए। अकबर को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने माली को फांसी की सजा सुना दी। घबराकर माली ने बीरबल से मदद मांगी। बीरबल ने उसके कान में एक तरकीब फुसफुसाई। अगले दिन जब फांसी से पहले माली से उसकी आखिरी इच्छा पूछी गई तो उसने बादशाह अकबर से एक बार मिलने की इच्छा जताई। दरबार में पहुंचकर उसने अकबर के पैरों पर थूक दिया। अकबर को गुस्सा आया पर तभी बीरबल अकबर के पास आकर बोला, ये राज्य का सबसे वफादार माली है, इसने आपके पैरों पर थूका ताकि लोग ये समझे कि आपने वाकई किसी बड़े कारणवश इसे फांसी की सजा सुनाई है। अकबर बीरबल का इशारा समझ गए और उन्होंने माली को माफ कर दिया। माली ने अपनी जान बचाने के लिए बीरबल को धन्यवाद किया। लंगड़ा घोड़ा। एक बार अकबर के राज्य में सबसे तेज दौड़ने वाले घोड़े ने लंगड़ाना शुरू कर दिया। शुरुआत में सबको लगा कि घोड़े को कोई मामूली सी चोट लग गई होगी। काफी वैद्यों ने उसका इलाज किया पर घोड़ा वैसे ही लंगड़ाता रहा। आखिरकार अस्तबल का मालिक बीरबल के पास गया और उससे मदद मांगी। बीरबल ने उससे एक सवाल किया, क्या इस घोड़े का प्रशिक्षक लंगड़ाता है? अस्तबल के मालिक ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, इसका प्रशिक्षक एक दुर्घटना का शिकार हो गया था और उसके बाद से वो लंगड़ाता है। बीरबल ने कहा, ये घोड़ा अपने प्रशिक्षक की नकल करता है। हम अक्सर जिनको अपना आदर्श मानते हैं उनकी ही तरह व्यवहार करने लगते हैं। अस्तबल के मालिक ने बीरबल को धन्यवाद किया। उसने घोड़े का प्रशिक्षक बदल दिया और घोड़े ने लंगड़ाना बंद कर दिया। कुलीन भिखारी। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या कोई व्यक्ति एक ही समय में गरीब और कुलीन हो सकता है? बीरबल ने कहा, जी हुजूर, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। अकबर ने बीरबल से ऐसा व्यक्ति दरबार में लाने को कहा। बीरबल ने स्वीकृति में सिर हिलाया और चला गया। कुछ वक्त में बीरबल फिर से दरबार में आया। उसने अकबर के आगे एक भिखारी को पेश कर दिया और बोला, जहांपनाह, ये समाज के सबसे नीचे तबके से हैं। अकबर बोला, वो तो ठीक है, परंतु ये कुलीन कैसे हुआ? बीरबल ने जवाब दिया, इसे शाही दरबार में स्वयं आपसे मिलने का अवसर प्राप्त हुआ तो ये कुलीन हो गया। एक बार फिर बीरबल ने अपनी सूझबूझ से अकबर का दिल जीत लिया। अकबर ने भिखारी को ढेरों इनाम देकर विदा किया। मातृभाषा। एक बार एक पंडित अकबर के दरबार में आया। उसने अकबर से कहा, महाराज, क्या आपके दरबार में कोई भी मेरी मातृभाषा बता सकता है? अगर कल तक वो ऐसा नहीं कर पाए तो मैं मानूंगा कि मैं उन सबसे श्रेष्ठ हूँ। सभी ने अलग अलग भाषा में उससे बात की, परंतु वो हर भाषा में निपुण था। कोई भी उसकी मातृभाषा नहीं जान सका। अंत में बीरबल से ये समस्या सुलझाने को कहा गया। बीरबल एक भूत का रूप लेकर उस पंडित के घर गया। उसने उसे डराने की कोशिश की। पंडित ने डरते हुए अपनी तलवार निकाली और चिल्लाया, जय जगन्नाथ। बीरबल ने अपना चोगा निकाल दिया और बोला, आप उड़ीसा से हैं। जब भी कोई व्यक्ति भयभीत होता है वो अपनी मातृभाषा में ही बोलता है। पंडित ने अपनी हार मान ली और बीरबल की बुद्धि की प्रशंसा की। अगले दिन विद्वान को हराने के लिए अकबर ने बीरबल को इनाम दिया। उत्तम तस्वीर।
हरिनाथ एक प्रतिभावान चित्रकार था। एक बार एक व्यापारी उसके पास आया। व्यापारी ने उससे अपनी एक तस्वीर बनाने को कहा। हरिनाथ को पैसे कमाने का ये एक अच्छा अवसर लगा। हरिनाथ व्यापारी के घर गया और वहीं रहकर उसकी तस्वीर बनाने लगा। जब तस्वीर पूरी हुई तो उसने व्यापारी को वो तस्वीर दिखाई। व्यापारी को वो बहुत पसंद आई, पर उसने सोचा अगर वो इसकी तारीफ करेगा तो उसे इसके पैसे देने होंगे। उसने तस्वीर में कमियां निकालनी शुरू कर दी। हरिनाथ ने दूसरी तस्वीरें बनाई, पर व्यापारी सब में सिर्फ कमियां निकालता। हरिनाथ व्यापारी की मनसा समझ गया। उसने बीरबल से मदद मांगी। दयालु बीरबल उसकी मदद को तैयार हो गया। उसने व्यापारी को बुलाकर उससे हरिनाथ को पैसे ना देने का कारण पूछा। व्यापारी बोला, मैं ऐसी तस्वीर चाहता हूँ जो हूबहू मेरे जैसी हो, पर हरिनाथ ऐसी तस्वीर बनाने में नाकामयाब रहा। बीरबल ने हरिनाथ को व्यापारी की एक और तस्वीर बनाने को कहा। उसने व्यापारी से कहा कि अगर उसे ये तस्वीर पसंद न आए तो उसे पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। अगले दिन व्यापारी बीरबल के घर गया। बीरबल ने तस्वीर की तरफ इशारा किया जो कपड़े से ढकी थी। जब व्यापारी ने कपड़ा हटाया तो वहां शीशा था। व्यापारी के नाराज होने पर बीरबल ने कहा, ये तो हूबहू तुम्हारे जैसा है। व्यापारी को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने हरिनाथ को भारी इनाम दिया और उससे क्षमा मांगी। बीरबल की बेटी। एक बार बीरबल अपनी 10 साल की बेटी को लेकर राजमहल आया। अकबर उस प्यारी बच्ची को देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने उसे बहुत से तोहफे और मिठाइयाँ दी। फिर अकबर ने उससे पूछा, प्यारी बच्ची, क्या तुम फारसी बोलना जानती हो? बच्ची ने जवाब दिया, थोड़ा ज्यादा, थोड़ा कम। ये जवाब सुनकर अकबर उलझन में पड़ गए और उन्होंने बीरबल की तरफ देखा। बीरबल ने कहा, हुजूर, मेरी बेटी का ये मतलब है कि वो उनसे कम जानती है जिन्हें इस भाषा में महारत हासिल है, और उन लोगों से ज्यादा जानती है जिन्हें इस भाषा का बिल्कुल ज्ञान नहीं। ये सुनकर अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बेटी ने तुमसे ही हाजिर जवाबी सीखी है। बीरबल को अपनी बेटी पर गर्व हुआ। तेज तलवार और अटूट ढाल। एक बार एक व्यापारी अकबर के दरबार में आया। अकबर के आगे सिर झुकाकर उसने बोला, जहां पनाह, ये दुनिया की सबसे अटूट ढाल है, कोई भी अस्त्र इसे नहीं तोड़ सकता। फिर उसने एक तलवार निकाली और अकबर से बोला, इसकी धार का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, ये दुनिया की हर चीज को काट सकती है। सभी दरबारी व्यापारी की बात से प्रभावित थे, परंतु बीरबल को उसके दावे पर शक था। उसने व्यापारी से कहा, मैं साबित कर सकता हूँ कि कोई तुम्हारी एक बात गलत है। असंभव, व्यापारी बोला। बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अपनी इस ढाल को पकड़ो और मैं तुम्हारी ही तलवार से उस पर वार करता हूँ। इस तलवार से इस अटूट ढाल को तोड़ दूंगा। अकबर ने बीरबल की सूझबूझ की प्रशंसा की और व्यापारी को महल से बाहर निकाल दिया। ईरान का राजा। ईरान के राजा ने बीरबल की सूझबूझ के किस्से सुनकर उसकी परीक्षा लेने की सोची। उसने बीरबल को अपने राज्य बुलाया। ईरान पहुंचने पर बीरबल एक विशाल कमरे में पहुंचा। उस कमरे में 6 राजा थे। सभी की एक जैसी वेशभूषा थी। एक दरबारी मुस्कुराकर बोला, हमने आपकी काफी प्रशंसा सुनी है, क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से असली राजा कौन है? सबको कुछ देर तक देखने के बाद बीरबल असली राजा के पास जाकर उन्हें सलाम किया। सभी आश्चर्यचकित रह गए। राजा ने बीरबल से पूछा, तुमने मुझे कैसे पहचाना? बीरबल ने जवाब दिया, सिर्फ आप ही मेरी आंखों में देख रहे थे, बाकी सभी असली राजा को देख रहे थे ताकि वो उसके हाव भाव की नकल कर सकें। पूर्ण चंद्रमा और नया चांद। ईरान के राजा ने बीरबल को कुछ दिन अपने महल में बिताने के लिए कहा। बीरबल ने सहर्ष उनका प्रस्ताव स्वीकार किया। बीरबल और ईरान के राजा आपस में वार्तालाप कर रहे थे। तभी एक दरबारी ने बीरबल से पूछा, आप हमारे बादशाह और अपने जहांपनाह की तुलना कैसे करेंगे? ईरान का बादशाह पूर्ण चंद्रमा के समान है और मेरे जहांपनाह नया चांद के समान है। ईरान के राजा ये जवाब सुनकर प्रसन्न हो गए और उन्होंने उसे बहुत बड़ा इनाम दिया।
बीरबल के इस जवाब की खबर जल्दी ही फैल गई। अकबर इस बात की वजह से बीरबल से बहुत नाराज हुए। उन्हें लगा कि उन्हें नया चांद बोलकर बीरबल ने उनका अपमान किया है। बीरबल के ईरान से वापस आने के बाद अकबर उस पर चिल्लाते हुए बोले, तुम्हारी इस तरह दूसरे राजा के आगे मेरा अपमान करने की हिम्मत कैसे हुई? तुमने अपने राजा को नया चांद कहा और दूसरे राजा को पूर्ण चंद्रमा। बीरबल मंद मंद मुस्कुराता हुआ बोला, जहां पनाह मैंने आपका अपमान नहीं किया। नया चांद वक्त के साथ बढ़ता है जबकि पूर्ण चंद्रमा वक्त के साथ घटता जाता है। मतलब आपका यश हर दिन बढ़ता रहेगा जबकि ईरान के बादशाह का यश आपकी तुलना में हर दिन घटता रहेगा। ये सुनकर अकबर ने बीरबल की सूझबूझ की खूब प्रशंसा की और उसे दरबार में वापस रख लिया। रंग का राज एक बार बीरबल बादशाह अकबर के दरबार में देर से पहुंचे। उन्होंने देखा कि बादशाह सहित सभी दरबारी हंस रहे हैं। उन्होंने बादशाह से पूछा, बादशाह सलामत, आप सभी क्यों हंस रहे हैं? अकबर को मस्करी सूझी। उन्होंने कहा, कोई खास बात नहीं बीरबल, हम लोग अपने रंग के बारे में बात कर रहे थे। जैसे ज्यादातर दरबारी गोरे हैं, मैं स्वयं गोरा हूँ, लेकिन तुम्हारा रंग हमसे काला क्यों है? बीरबल भी कम नहीं थे। उन्होंने हमेशा की तरह तुरंत जवाब दिया, हुजूर, आप मेरे रंग का राज नहीं जानते इसलिए ऐसा पूछ रहे हैं। बादशाह अकबर ने उत्सुकता से पूछा, कैसा राज बीरबल? बीरबल ने बताया, हुजूर माफ करें, जब भगवान ने संसार की रचना की तो पेड़ पौधे पशु पक्षी बनाकर संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने फिर मानव बनाया, वे उसे देख बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने फिर सभी मनुष्यों को रूप, बुद्धि तथा धन देने का विचार किया और प्रत्येक को 5 मिनट का समय देते हुए कहा कि वे अपनी रुचि से कुछ भी ले सकते हैं। तो हुजूर, मैंने अपना सारा समय बुद्धि इकट्ठी करने में लगा दिया, बाकी चीजों को लेने का समय ही नहीं बचा था। आप सभी ने रूप और धन इकट्ठा करने में सारा समय लगा दिया, अब बाकी के लिए क्या कहूँ? आप ही समझ लीजिए। सारे दरबारी बीरबल की बात सुनकर सन्न रह गए। बादशाह अकबर बीरबल की बात समझ गए और उनकी हाजिर जवाबी पर खिलखिलाकर हंस पड़े। दीवान बनने का सपना। एक दिन बादशाह हरम में बैठे अपनी बेगम साथ प्यार भरी बातें कर रहे थे। तभी एक कनीज ने आकर बादशाह अकबर को झुककर सलाम किया और अदब के साथ कहा, आलीज़ा, आपके साले साहब तशरीफ लाए हुए हैं। बादशाह ने कनीज से कहा, यहीं भेज दो। फिर बेगम की तरफ मुखातिब होकर बोले, बेगम, तुमने सुना है, सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ। बेगम भला कब चुप रहने वाली थीं। वह बोली, जहांपना, आप भूल रहे हैं, आपने दूसरा फिक्रा गलत इस्तेमाल किया है। बादशाह ने कहा, अच्छा तो तुम अब सही सुना दो। सारी खुदाई एक तरफ और दूल्हे का भाई एक तरफ। बेगम ने जुमले को बदलकर कहा। बेगम की बात सुनकर बादशाह हंसे। इतने में ही उनका साला अंदर आ गया और सलाम करके एक तरफ खड़ा हो गया। बादशाह ने कहा, साले साहब तशरीफ रखिए। साले साहब सामने की कोच पर बैठ गए। बादशाह ने पूछा, कहिए कैसे तकलीफ की? क्या बेगम को लिवाने आए हैं? आलीज़ा, मैं अपनी बहन को लेने नहीं, एक अर्ज करने आया हूँ। बादशाह ने कहा, फरमाइए, तहे दिल से आपकी अर्ज पर गौर किया जाएगा। यह सुनकर साले साहब ने अंदर ही अंदर खुश होकर कहा, एक बार हुजूर ने फरमाया था कि अगर बीरबल की काबिलियत का कोई मुसलमान हो तो हम बीरबल की जगह उसे दे सकते हैं। बादशाह ने कहा, बेशक, जहां पनाह मेरी परीक्षा ले ली जाए। अगर मैं खरा उतरूं तो मेरा चुनाव उस जगह पर किया जाए। साले साहब ने सगर्व कहा। बादशाह अपने साले की बात सुनकर थोड़ा हंसे, फिर बेगम की तरफ देखते हुए बोले, साले साहब, अगर आप परीक्षा में खरे उतरे तो यकीन मानिए, हम आपको वजीर बना देंगे। उसी समय बादशाह ने अपनी कनीज को कोयले की डली लाने का हुक्म फरमाया। वह कनीज कोयले की डली को एक निहायत ही खूबसूरत रकाबी में रखकर बादशाह के सामने हाजिर हुई। बादशाह वह कोयले की डली अपने साले साहब को देते हुए बोले, साले साहब,
अगर आप 3 दिन के अंदर अंदर इस कोयले की डली को 10,000 रुपए में बेच आए तो हम आपको बीरबल से ज्यादा होशियार समझेंगे, यही आपकी परीक्षा है। बादशाह की बात सुनकर साले साहब के पांवों से जमीन खिसकने लगी। वह बेहद असमंजस में अपने घर चला गया और मन ही मन कहने लगा, या अल्लाह, इस कोयले का तो कोई एक पैसा भी नहीं देगा। भला यह 10,000 रुपए में कैसे बिक सकता है? मैं इस परीक्षा को कैसे पूरा करूं? बादशाह ने बीरबल को अपने से जुदा न करने के लिए मुझ पर भारी जुल्म किया है, या खुदा, मैं वजीर बन ही नहीं सकता, लेकिन बीरबल भी इस कोयले के 10,000 रुपए नहीं ला सकता। क्यों न मैं बादशाह के पास जाकर इस बात को कहूं। इस प्रकार सोच विचार कर 3 दिन बाद वह बादशाह के सामने जाकर रोनी सी सूरत में बोला, हुजूर, गुस्ताखी माफ हो, इस कोयले के 10,000 रुपए कोई नहीं दे सकता, यह तो एक पैसे का भी नहीं है। तब बादशाह ने हंसते हुए कहा, घबराने की कोई बात नहीं, आप दरबार में तशरीफ लाइए। साले साहब दरबार में पहुंचे। सभी दरबारी उनको निहायत दुखी देख उनके दुख का कारण पूछने लगे। साले साहब ने अपना सिर चकराने का बहाना किया। तभी बादशाह अकबर दरबार में तशरीफ लाए। दरबार के जरूरी मामलात से फुर्सत पाकर बादशाह ने अपने साले साहब की तरफ देखा। तब इशारा समझकर साले साहब ने दरबार के एक विशेष दरबारी को वह कोयले की डली देकर बादशाह के सामने पेश करने को कहा। विशेष दरबारी ने कोयले की डली बादशाह के सामने पेश कर दी। बादशाह वह कोयले की डली बीरबल को दिखाते हुए बोले, बीरबल, तुम इस कोयले को कितने दाम में बेच सकते हो? जितने में आप कहें हुजूर, उतने ही में बेच दूं, बीरबल ने तपाक से उत्तर दिया। बादशाह ने कहा, मैं इसे 10,000 रुपए में बेचना चाहता हूं। बीरबल ने जो हुक्म कहकर वह डली ले ली। बीरबल, आपको हमें यह सबूत देना होगा कि फलां जगह इसको बेचा। बीरबल ने यह भी मंजूर कर लिया और अपने स्थान पर बैठ गए। दरबार से लौटकर बीरबल ने एक दर्जी को मखमल का ढीला कुर्ता पाजामा और टोपी सिलने का आदेश दिया। फिर कोयले की डली को काफी बारीक पिसवाया, उसे एक खूबसूरत जवाहरात की डिब्बी में रखा। तत्पश्चात उस डिब्बी को डोट एक सोने की डिब्बी के अंदर रखा। उसके बाद उस डिब्बी को एक बड़ी चांदी की डिब्बी के अंदर रखा। इस प्रकार उस डिब्बी को उन्होंने 7 धातुओं की डिब्बियों के अंदर रख लिया। उसके पश्चात उस डिब्बी को एक चमड़े की पेटी में रख लिया। यह सब करने के बाद उन्होंने एक काली आबनूस की हीरे पन्ने के नगों से जड़ी हुई छड़ी निकाली, जिसकी मूठ सोने की थी। इतने में ही दर्जी कपड़े ले आया। उन कपड़ों में भी बीरबल ने जगह कीमती जवाहरात और नग जड़ लिए। गले में भी बेशकीमती नगों की मालाएं पहन लीं। फिर कपड़े पहने और हाथ में छड़ी लिए बीरबल मुंबई पहुंचे। वे एक सराय में जाकर ठहरे और शहर में मुनादी करा दी कि शहर बगदाद से एक सुरमे वाला आया है। उसके पास ऐसा सुरमा है जिसे लगाने से उसके मरे हुए घर वाले दिखाई देने लगते हैं। उस आला दर्जे के सुरमे की एक सलाई की कीमत 10,000 रुपए है। यह मुनादी सुनकर शहर भर में तहलका मच गया। हर आदमी अपने मृत परिजन को देखने के लिए व्याकुल होने लगा। सब हैरान थे। उड़ते उड़ते यह खबर एक बड़े मारवाड़ी सेठ तक पहुंची। उस सेठ ने नौकर को सुरमे वाले को बुलाने के लिए सराय भेजा। नौकर ने सराय में पहुंचकर बीरबल को सेठ जी की फरमाइश बताई। बीरबल खुश होते हुए उस सेठ के पास पहुंचे। रास्ते से ही एक भीड़ उनके साथ हो ली। वहां पहुंचकर नौकर ने बीरबल से हवेली के अंदर चलने को कहा। बीरबल बोले, हम किसी के घर नहीं जाते, इसलिए अपने सेठ को बाहर बुलाइए। नौकर ने सेठ से सारा हाल कह दिया। तब सेठ जी अपने बाग में आए। बीरबल वहीं एक कुर्सी पर बैठ गए। लोगों की भारी भीड़ भी वहीं बैठ गई। बीरबल ने अपने चमड़े की पेटी खोली और उसके बाद डिब्बी में से डिब्बी निकालने लगे। फिर वह 7वीं जवाहरात की डिब्बी निकाली। सेठ जी तथा सब लोग बीरबल के कीमती लिबास, मालाएं तथा नग देखकर प्रभावित हो गए थे। चांदी तथा सोने की डिब्बी देखकर तो वे और भी चकित हुए। तब बीरबल ने सेठ जी से कहा, 10,000 रुपए लाइए और देखिए अपने मरे हुओं को। सेठ जी ने 10,000 रुपए की मुहरें मंगवाकर बीरबल को दे दी।
जिन्हें बीरबल ने संभाल के रख दिया। फिर एक सीपी की बनी सलाई निकाली और सुरमे से लपेटकर सेठ की आंखों के पास लाकर बोले, सेठ जी, इस सुरमे की तारीफ यह भी है कि इससे उसी आदमी को अपने बुजुर्ग दिखाई देते हैं जो अपने माँ बाप से पैदा हो, दोगले को नहीं। यह कहकर बीरबल ने सेठ की आंखों में सलाई लगा दी और बोले, कहिए सेठ जी, आपको आपके बुजुर्ग दिखाई दे रहे हैं या नहीं? सेठ जी को कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। वे सुरमे वाले की चालाकी समझ गए थे, लेकिन कर भी क्या सकते थे। उन्होंने सोचा, अगर नहीं कहता हूँ तो इतनी बड़ी भीड़ और नौकर चाकरों के सामने दोगला साबित होता हूँ। तब वह बड़े संकोच के साथ बोले, हाँ, मुझे सब दिखाई दे रहे हैं। बीरबल ने कहा, अच्छा तो आप अपना पूरा पता लिखकर मुझे अपने हाथ की सनद दीजिए, जिसमें लिखा हो कि मैंने 10,000 रुपए देकर इस सुरमे को लगाया और मुझे अपने बुजुर्ग दिखाई देने लगे। सेठ ने मजबूरी में सनद लिख दी। बीरबल लौटकर बादशाह के पास आए। बादशाह पहले तो उन्हें पहचान ही नहीं सके, फिर कुछ देर बाद पहचानकर हंस पड़े। बीरबल ने बादशाह को शुरू से आखिर तक का वृत्तांत बता दिया, जिसे सुनकर सारा दरबार खिलखिला उठा। तब बादशाह ने अपने साले से कहा, कहिए साले साहब, बीरबल ने गैर मुमकिन को भी मुमकिन कर दिखाया है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है कि तुम अधिक बुद्धिमान हो या बीरबल। यह सुनकर साले साहब का सिर झुक गया। योग्यता के बल पर बादशाह अकबर के दरबारियों और अन्य सभासदों के बीच बीरबल हमेशा वाद विवाद का विषय बने रहे। कुछ सभासद एवं दरबारी तो बीरबल को बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाते थे। वे हर वक्त उस समय का इंतजार करते रहते कि कब बीरबल को उसके उच्च पद से हटाने में सफल हो सकेंगे। ऐसे अवसर अक्सर आते भी रहते थे। एक बार बीरबल की अनुपस्थिति में बादशाह वीसीबी कान भरने वालों ने एक स्वर में कहा, हमारी समझ में आज तक नहीं आया जहांपनाह कि हम लोगों में क्या कमी है। बीरबल को इतना महत्व क्यों दिया जाता है? हम लोग उससे कहीं अधिक पढ़े लिखे हैं। उनकी बातें सुनकर बादशाह मुस्कराने लग। उन्हें मुस्कुराता देख एक सभासद बोला, जहांपनाह, उस आदमी से आपको इतना लगाव क्यों है? क्या वह हमसे ज्यादा विद्वान है? बहुत उसमें और आप लोगों में। बादशाह ने इस बार भी मुस्कुराकर कहा, हमें जानने की इच्छा है हुजूर। अच्छा, फर्क जानना चाहते हो? हाँ हुजूर, फर्क दिखाया जाएगा। हाँ, इसी समय बीरबल के पास सूचना भेज दो कि वह 7 दिनों के लिए छुट्टी पर रहे तथा दरबार में न आए। तुम लोगों में जो वह व्यक्ति बैठ गया, अब बीरबल को यहाँ बुलाया जाए, बादशाह ने आदेश दिया। बीरबल ने आते ही कहा, हुजूर, अभी तो 1 दिन और बाकी है, मैं परसों अपने आप ही आ जाता। जरूरी काम है। सेवा बताइए, बीरबल ने नम्र भाव से कहा। हमारे महल के पीछे के भाग में अजीब सी आवाजें आती हैं, जैसे कभी कुतिया के भौंकने की, कभी कुतिया के बच्चों की कुंकू की, कभी गुर्राने की। देखकर आओ, माजरा क्या है? जरा जल्दी लौटना। अच्छा जहांपनाह। बीरबल चले गए और थोड़ी देर बाद लौटे। बादशाह ने प्रश्न किया, क्या माजरा है? कुतिया ब्याई है, 5 बच्चे दिए हैं, वे सब कुंकू करते हैं। कुतिया गुर्राती या भौंकती रही होगी रात में और कोई खास बात नहीं है। वहाँ 5 बच्चे हैं, उनमें नरमादा कितने कितने हैं? 2 नर 3 मादा हैं, बीरबल ने बताया। उनका रंग कैसा है? एक नर काला सफेद, दूसरा बादामी, 2 मादा काली और 1 बादामी है। बीरबल का उत्तर सुनकर बादशाह प्रसन्न हो गए। उन्होंने अपने पर गर्व किया कि उन्हें एक बुद्धिमान व्यक्ति मिला है जो उनके साथ रहता है। अपनी प्रसन्नता दबाए हुए वह बोले, अब तुम लोग समझ गए होगे कि तुम में और बीरबल में क्या फर्क है। क्यों श्रीमान जी? जी, उस व्यक्ति का सिर झुक गया जिस काम को वह 4 बार में कर सका और 2.5 घंटा लगाया, बीरबल ने एक ही बार में केवल आधे घंटे में कर दिया था। वह समझ गया कि उनमें और बीरबल में क्या फर्क है। बीरबल ने जो मान सम्मान पाया है, अपनी योग्यता के बल पर पाया है।
पेड़ के टुकड़े कर दो। एक बार दो पड़ोसियों के बीच आम के एक पेड़ को लेकर झगड़ा हो गया। इस झगड़े ने इतना उग्र रूप धारण कर लिया कि एक पड़ोसी केशव ने बादशाह के यहाँ जाकर फरियाद की, पेमिला नामक मेरा पड़ोसी मेरे लगाए हुए आम के पेड़ पर कब्जा करना चाहता है, जबकि 7 वर्षों से मैं उसकी देखभाल कर रहा हूँ, अतएव मुझे न्याय दिया जाए। इस मामले का निपटारा करने का हुक्म बीरबल को मिला। आज्ञा पाकर बीरबल ने दोनों पड़ोसियों को बुलाया और बारी बारी से उनका बयान लिया। केशव ने पूर्व कथनानुसार बीरबल के सम्मुख अपनी बात कह सुनाई। बीरबल ने उसकी बात सुनकर उसे जाने का आदेश दिया। फिर पेमिला को बुलाकर पूछा, क्या यह आम का पेड़ तुम्हारा है? पेमिला ने अत्यंत विनम्रता से उत्तर दिया, हाँ हुजूर, वह पेड़ मेरा ही है। 7 साल तक मैंने उसकी खूब हिफाजत की और आज जब उसमें फल लगे तो केशव उसे हथियाने की कोशिश कर रहा है। पेमिला की बात सुनकर बीरबल बोले, क्या कोई उस पेड़ की चौकसी भी करता है? मेरी तथा केशव दोनों की राय से एक चौकीदार उसकी देखरेख करता है, पेमिला ने कहा। यह सुनकर बीरबल ने चौकीदार को बुलाया और पेमिला को जाने की आज्ञा देते हुए कहा, इसका फैसला कल किया जाएगा। आज्ञा पाकर पेमिला घर चला गया। बीरबल ने चौकीदार से पूछा, तुम किसकी तरफ से रखवाली करते हो? चौकीदार ने उत्तर दिया, मैं दोनों की तरफ से देखरेख करता हूँ। मुझे ज्यादा दिन भी नहीं हुए हैं, 1-2 महीने से ही यहाँ हूँ, इसलिए मैं यह भी नहीं कह सकता कि पेड़ वास्तव में है किसका। बीरबल ने चौकीदार को वहां रहने का हुक्म दिया तथा स्वयं इस मामले पर विचार करने लगे। शाम को बीरबल ने चौकीदार को बुलाकर कहा, तुम बारी बारी से पेमिला और केशव के घर जाओ और उनसे कहो कि आम के पेड़ के पास हथियारबंद डाकू खड़े हैं और आम तोड़ने को तैयार हैं। फिर चेतावनी देते हुए आगे बोले, मेरी बताई हुई बात से ज्यादा या कम कुछ मत कहना, तुम्हारे पीछे मैं अपने आदमियों को भेज रहा हूँ। उसके बाद बीरबल ने चौकीदार के पीछे पीछे अपने 2 विश्वासपात्र नौकरों को भेज दिया और उन्हें समझा दिया, तुम पेमिला और केशव दोनों की बात सुनना और जो कुछ उनके बीच बातचीत हो आकर मुझे बताना। आज्ञा पाकर दोनों नौकर चौकीदार के पीछे हो लिए। चौकीदार पहले केशव के घर गया। केशव उस समय घर पर नहीं था, इसलिए वह केशव की स्त्री को ही सारी बात बताकर आ गया। पेमिला भी घर पर नहीं था, इसलिए पेमिला की स्त्री को बीरबल द्वारा कही बात बताकर चौकीदार घर लौट गया। बीरबल ने जिन 2 नौकरों को भेजा था, उनमें से एक पेमिला के तथा दूसरा केशव के मकान के पास ही छिपा बैठा था। जब रात हो गई तो केशव आया। घर आते ही उसकी स्त्री ने उसे चौकीदार द्वारा कही गई बात बता दी। यह सुनकर केशव बोला, इस अंधेरी रात में कौन जाए, और वह भी बिना खाए पिए, शत्रुओं का सामना करने, चाहे आम रहे या न रहे, मैं नहीं जाऊंगा। कुछ क्षण रुकने के बाद उसने पत्नी से आगे कहा, मैंने तो यह सोचा था कि यदि जुगाड़ लग गया तो आम का पेड़ हाथ लग जाएगा, नहीं लगा तो न सही, मेरा उसमें लगा ही क्या है। मैंने सिर्फ पेमिला को परेशान करने के लिए यह षड्यंत्र रचा था। केशव की बात को बीरबल द्वारा भेजा गया नौकर सुन रहा था। उधर पेमिला जब अपने घर पहुंचा तो स्त्री द्वारा आम तोड़े जाने की वही खबर उसे भी मिली। वह बिना किसी विलंब के आम के पेड़ की ओर शत्रुओं का मुकाबला करने के लिए जाने लगा। उसकी स्त्री ने जब भोजन कर लेने को कहा तो वह बोला, भोजन तो वहां से वापस आकर भी कर सकता हूँ, लेकिन यदि इस मौके पर नहीं गया तो मेरी 7 साल की मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। बीरबल का दूसरा नौकर भी सब बातें छिपकर सुन रहा था। जब पेमिला कंधे पर लाठी रखकर पेड़ की ओर बढ़ा तो नौकर अपने पहले साथी से मिलने तथा केशव की बात जानने के लिए उसके मकान की ओर चला गया। बीरबल के नौकरों ने उनके सम्मुख दोनों की बातों को कह सुनाया। जब ऐसा सम्मान पाकर शूद्रों को बहुत प्रसन्नता हुई, साथ ही उनमें प्रतिहिंसा की भावना भी जागृत हुई। पंचों ने यह सोचा कि बीरबल ने कई बार उनको अनेक कष्टों में डाल दिया था, उसका बदला लेने का यह सुनहरा अवसर हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। ऐसी दंड व्यवस्था की जानी चाहिए कि बीरबल को अच्छा सबक मिले, ताकि भविष्य में वह किसी के साथ बुरा व्यवहार करने का साहस न करें। उन पंचों में से पहला बोला, भाइयों, बीरबल का अपराध तो बहुत बड़ा है,
इसलिए 150 रुपए जुर्माना करना चाहिए। इतनी बड़ी रकम के जुर्माने की कल्पना करके दूसरा पंच सिहर उठा। उसने सोचा बीरबल के बाल बच्चों पर इसका बुरा असर पड़ेगा, उसका घर बार चौपट हो जाएगा। यह सोचकर जुर्माना घटाकर सिर्फ 100 रुपए करने का प्रस्ताव किया। तीसरे पंच को इतना जुर्माना भी ज्यादा प्रतीत हुआ। उसने आश्चर्य प्रकट करते हुए जुर्माना घटाकर 60 रुपए ही रखने का प्रस्ताव किया। साथ ही उसने यह भी कहा कि इतना जुर्माना काफी है, फिर भी यदि पंच लोग चाहें तो 10 रुपए और बढ़ा सकते हैं। अब चौथे पंच की बारी आई। उसने अब तक के सभी प्रस्तावों का विरोध किया और कहा इतना जुर्माना तो बहुत ज्यादा है और इसमें ज्यादा से ज्यादा कमी होनी चाहिए। चौथे पंच के प्रस्ताव का पांचवें ने समर्थन किया और सर्वसम्मति से थोड़ी देर की बहस के बाद तय हुआ कि बीरबल पर 50 रुपए जुर्माना करना चाहिए, क्योंकि यह जुर्माना बहुत ज्यादा है। आठ बादशाह से यह प्रार्थना की गई कि इसकी वसूली में सख्ती न बरती जाए। तत्पश्चात पांचों शूद्र पंच बादशाह से विदा लेकर चले गए। चूना और मक्खन। एक दिन बादशाह अकबर ने एक नौकर को दीवार से गिरा हुआ चूना उठाकर बाहर फेंकने का आदेश दिया। कार्य की अधिकता होने की वजह से वह बादशाह आदेश का पालन नहीं कर सका। बादशाह ने दोबारा चूने को उसी हालत में पड़ा देखा तो वह क्रोध से भड़क उठे और उस नौकर को बुलाकर बोले, जाकर बाजार से एक सेर चूना ले आओ। बादशाह की भावभंगिमा देखकर नौकर को अपनी असावधानी की याद ताजा हो आई, पर वह करता भी क्या। वह दौड़ता हुआ बाजार जा ही रहा था कि सामने से आते हुए बीरबल ने उससे उसकी बदहवासी का कारण पूछा। नौकर ने सब हाल कह सुनाया। बीरबल ने सोचा कि सेर भर चूने का बादशाह सुबह के वक्त क्या करेंगे। अवश्य ही नौकर की शामत आई है, वह यह चूना इसे ही खिलाएंगे। खूब सोच विचार कर बीरबल बोले, देखो सेर भर चूने की जगह पाव भर चूना और 3 पाव मक्खन लाना। चूने और मक्खन का रंग प्रायः एक सा होता है, उसमें कोई विशेष अंतर नहीं मालूम होता। यदि बादशाह ने तुम्हें खाने की भी आज्ञा दी तो 3 पाव मक्खन के साथ पाव भर चूना खाने से तुम्हें कोई विशेष क्षति नहीं होगी। बीरबल की आज्ञा मानकर नौकर ने वैसा ही किया। 3 पाव मक्खन के साथ पाव भर चूने का मिश्रण लेकर नौकर बादशाह के सामने उपस्थित हुआ। उन्होंने उसे चूना खाने का आदेश दिया। नौकर के बहुत प्रार्थना करने पर भी जब बादशाह ने अपना हुक्म नहीं तोड़ा तो लाचार होकर वह मक्खन वाले पिंड की तोड़ तोड़ कर खाने लगा। बीच बीच में वह कुछ तकलीफ का बहाना करता जाता था कि शायद बादशाह द्रवित होकर अपना हुक्म वापस ले लें। देखते ही देखते जब नौकर आधा मक्खन खा चुका थी, बादशाह को उसके अनिष्ट की चिंता हुई। उन्होंने विचार किया कि जब चूना इसके शरीर से छूटकर निकलेगा तो इसे असह्य वेदना होगी। बादशाह द्रवित हो गए और नौकर को बाकी चूना फेंक देने की आज्ञा दी। बादशाह के हुक्म देने की देरी थी कि नौकर ने चूना दूर फेंक दिया ताकि बादशाह की निगाह उस पर न पड़ सके। कुछ समय पश्चात नौकर प्रसन्नचित्त होकर पुनः काम में लग गया। यह देखकर बादशाह को बड़ा आश्चर्य हुआ। दूसरे दिन बादशाह ने पुनः उसी नौकर को एक सेर चूना लाने की आज्ञा दी। आज्ञा पाकर नौकर बाजार से चूना लाने चल दिया। रास्ते में बीरबल का भवन था, उनसे मिलकर नौकर ने सारा हाल कह सुनाया और प्रार्थना पूर्वक आज भी बचने का उपाय पूछा। बीरबल बोले, कुछ देर यहाँ ठहरने के बाद चूने के बजाय आज सारा मक्खन ही लेकर जाना। कल उन्होंने आधा खिलाया था, आज पूरा खाने को कहेंगे। नौकर ने वैसा ही किया और सेर भर मक्खन लेकर हाजिर हुआ। नौकर के पहुंचते ही बादशाह ने सारा चूना खाने की आज्ञा दी। नौकर ने कुछ ऐसा भाव बनाया जिससे मालूम हो कि उसे चूना खाने पर बहुत कष्ट होगा, परंतु बादशाह ने एक न सुनी और नौकर ने मक्खन खाना शुरू किया। जब सारा मक्खन खत्म हो गया तो उसने बड़े कष्ट में होने का स्वांग रचा। इस प्रकार बादशाह को भूल भुलिया में डालकर वहां से मन ही मन पुलकित होता हुआ अन्यत्र जाकर बादशाह की दृष्टि से ओझल हो गया। अब बादशाह को पूर्ण विश्वास था कि नौकर अवश्य ही मरणासन्न होगा, पर जब वह उसे देखने गए तो चकित रह गए। नौकर हंसता बोलता अपने काम में लगा हुआ था। बादशाह को संदेह हो गया कि अवश्य ही दाल में कुछ काला है।
उन्होंने सोचा कल एक सेर चूना खाने के बाद भी इसके चेहरे पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ था, इसलिए बादशाह ने इस रहस्य के संबंध में नौकर से पूछने का निश्चय किया। नौकर को बुलाकर बोले, आज तुम्हें चूना लाने में देर क्यों हुई थी? देखो, ठीक ठीक बताना, अन्यथा तुम्हें मृत्यु दंड मिलेगा। तब नौकर ने सच बोलने में ही अपनी खैरियत समझी और सब कुछ बता दिया। नौकर की सच्चाई सुनकर बादशाह मुस्करा उठे। दर्पण झूठ न बोले। बादशाह अकबर के राज्य में एक धूर्त महाजन किसी न किसी को प्रायः गुप्त रूप से परेशान करता रहता था, लेकिन देखने में वह काफी भला लगता था। उसमें एक बड़ा ही विलक्षण गुण था, वह अपना रूप बड़ी होशियारी से बदल लेता था। इस कारण उसके परिचित लोग भी दंग रह जाते थे। एक बार उस महाजन ने किसी चित्रकार को अपना एक चित्र बनाने का हुक्म दिया। कुछ दिन बाद चित्रकार महाजन का बढ़िया सा चित्र बनाकर ले आया। चित्र देखकर उसने अपनी भाव मुद्राएं तुरंत बदल लीं। चित्रकार ने उसके चेहरे से अपने चित्र का मिलान किया तो उसमें बहुत अंतर पाया। लाचार होकर वह चित्र लेकर घर लौट आया। फिर जिस रूप में महाजन को देखा था वैसा ही चित्र बनाने लगा। 2-3 दिन बाद उसके नए रूप का चित्र तैयार हो गया। वह उसे लेकर महाजन के यहाँ पहुँचा। महाजन अपनी पूर्व प्रकृति के अनुसार फिर अपने चेहरे में परिवर्तन लाकर चित्रकार के सामने उपस्थित हुआ और चित्र में खामियां निकालने लगा। इस बार भी चित्रकार की समझ में उसकी चालाकी नहीं आई। इस तरह कठोर परिश्रम से चित्रकार ने उसकी आकृति के अनुसार एक और चित्र तैयार किया और फिर महाजन के पास गया। लेकिन उस धूर्त महाजन ने चित्र में कई खामियां बताईं जो वास्तव में गलत थीं। अब चित्रकार की समझ में उसकी जालसाजी आ गई। चित्रकार ने जब अपना पारिश्रमिक मांगा तो महाजन ने चित्रकार को 2-4 खरी खोटी सुनाते हुए कहा, जब तक तुम मेरी असली सूरत का चित्र बनाकर नहीं लाओगे, 1 पाई भी नहीं दूंगा। चित्रकार ने सभी चित्र बड़े परिश्रम से बनाए थे। वह दुखी होकर घर वापस आया और सारा हाल अपने मित्रों से कह सुनाया। मित्रों ने उसे बादशाह अकबर के यहाँ फरियाद करने की सलाह दी। वह अपनी फरियाद लेकर बादशाह के पास पहुंचा। बादशाह अकबर ने चित्रकार से सारे चित्र मंगवाए और फिर महाजन को बुलवाया। महाजन आया तो बादशाह ने उसे सच सच बोलने का आदेश दिया। यह सुनकर महाजन बोला, सरकार, मैंने चित्रकार को अपने रूप के मुताबिक ही चित्र बनाने को कहा था, लेकिन इसने जितने चित्र बनाए हैं वे सब मेरे चेहरे से नहीं मिलते हैं। बादशाह की समझ में कुछ भी नहीं आयो। जब उन्होंने अपने आप को न्याय करने में असमर्थ पाया तो बीरबल को बुलाकर सारा मामला सौंप दिया। बीरबल ने समझ लिया कि इस महाजन को शक्ल बदलने की कला आती है, जिससे यह चित्रकार को तंग कर रहा है। इसकी और कई जालसाजियों की खबर भी उनको पहले से थी। इसलिए उन्होंने चित्रकार से कहा, देखो, महाजन की शक्ल जैसी हम देख रहे हैं, ठीक ऐसी ही शक्ल का चित्र जब तुम बनाकर हमारे पास लाओगे तो तुमको उसका पुरस्कार दिया जाएगा। यह कहकर उन्होंने दोनों को जाने की आज्ञा दे दी। फिर बादशाह को सारा हाल सुना दिया। बादशाह को बड़ा आश्चर्य हुआ। अभी चित्रकार कुछ ही दूर गया होगा कि बीरबल ने अपना निजी सेवक भेजकर उसे बुलवा लिया। जब चित्रकार पुनः आया तो बीरबल ने उससे कहा, 2-3 दिन ठहरकर तुम बाजार से एक बड़ा शीशा खरीद लाना, जिसमें वह महाजन अपनी शक्ल अच्छी तरह से देख सके। उस दर्पण को लेकर तुम उसके मकान पर जाना और उससे कहना, आपका असली रूप इस चित्र में प्रकट होता है। वह दर्पण में अपनी शक्ल देखेगा तो जैसी शक्ल होगी वैसा ही रूप उसे दिखाई देगा। इस तरह वह परास्त हो जाएगा। यदि इतना होने पर भी वह बात बढ़ाए और रुपया न दे तो हमारे पास आना, हम प्रयत्न करके तुम्हें अवश्य ही तुम्हारा पारिश्रमिक दिलवा देंगे। यह परामर्श सुनकर चित्रकार मन ही मन प्रसन्न होकर बीरबल की युक्ति की सराहना करता हुआ घर लौट गया। कुछ दिन बीत जाने के बाद चित्रकार एक बड़ा सा शीशा बाजार से खरीदकर महाजन के पास गया और बोला, लीजिए, आपका सर्वोत्तम चित्र तैयार है। महाजन ने शीशा देखकर कहा, यह तो शीशा है, मुझे चित्र दिखाओ, वह कहाँ है? यही तो आपके रूप का असली चित्र है, चित्रकार ने कहा। महाजन समझ गया कि बीरबल ने चित्रकार को ऐसी युक्ति बताई होगी। उसने सोचा, यदि मैं स्वीकार नहीं करूंगा तो मेरी खैर नहीं है।
फिर भयभीत होकर उसने 1,000 रुपए उस चित्रकार को दे दिए। रुपए लेकर वह चित्रकार बादशाह के दरबार पहुंचा। बीरबल भी उस समय दरबार में उपस्थित था। चित्रकार ने महाजन द्वारा चित्र स्वीकार करने तथा पारिश्रमिक प्राप्त हो जाने का सारा हाल कह सुनाया, फिर उनसे आज्ञा लेकर अपने घर चला गया। बादशाह को बीरबल की युक्ति बहुत पसंद आई, वह अत्यंत प्रसन्न हुए। बीरबल एक वफादार मंत्री अकबर से उनकी प्रजा बहुत प्यार करती थी। वे हमेशा अपने नागरिकों के सुख दुख का ध्यान रखते थे।